केरा मीन्स कोकोनट, मतलब कि केरला का नाम पड़ा है द लैंड ऑफ कोकोनट ट्री से। वहाँ आंध्रा मीन्स साउथ और प्रदेश मीन्स लैंड, इसलिए आंध्र प्रदेश है द सदर्न प्रोविंस या सदर्न लैंड। और कर्नाटका बना है करु मीन्स लॉफ्टी और नाड मीन्स लैंड, मतलब कि कर्नाटका नाम पड़ा है लॉफ्टी लैंड से। टुई मीन्स वहाँ की भाषा में वाटर और प्रा मीन्स नियर, और ऐसे त्रिपुरा पड़ा है द लैंड नियर वाटर के नाम से। यही आम लोग मानते हैं ना दोस्तों कि हमारे देश के इन सभी राज्यों के नाम इन शब्दों से पड़े हैं, और यही बातें इंटरनेट पर फैलती रहती है। लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। मैंने अब तक आपको जितने भी राज्यों के नाम के मीनिंग बताए वो सब के सब ट्रुथ नहीं है, फेक है। तो फिर सच्चाई क्या है, चले जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के पीछे के असली इतिहास के बारे में। उनके नाम कैसे पड़े, कहां से आए और पहले उनके नाम क्या थे। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहां पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज रियल नॉलेज इज एवरीथिंग। गुजरात, दोस्तों गुजरात शब्द गुर्जर से आया है, और ये गुर्जर एक प्रमुख जाति, एक प्रमुख समुदाय था जिसने 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर और पश्चिम भारत में राजवंश चलाए। और उस वक्त के संस्कृत और प्राकृत अभिलेखों में गुर्जर राष्ट्र लिखकर इसे संबोधा गया है। शुरुआत में इसे गुर्जर राष्ट्र ही कहा जाता था, फिर बाद में ये अपभ्रंश होकर गुर्जरात्र हो गया, और ये गुर्जरात्र फिर गुजरात बन गया। ये गुर्जर, प्रतिहार और चालुक्य सोलंकी राजवंशों में आते थे, और इन सोलंकी राजवंशों ने गुजरात पर सदियों तक राज किया। तब गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ पाटन थी, और अनहिलवाड़ पाटन जो गुजरात में आज पाटन नाम का एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर है, वहां से मूल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई सारे हिस्सों तक राज हुआ करता था। हालांकि गुजरात का मूल नाम गुर्जर राष्ट्र तो 6ठी सदी के आसपास उत्पन्न हुआ, लेकिन इससे भी पहले गुजरात के अलग अलग विविध नाम रहे हैं। जैसे कि बहुत ही प्राचीन इतिहास में गुजरात को अनार्थ, उसके बाद लाट देश और उसके बाद सौराष्ट्र कहा जाता था। फिर गुप्त काल में इसका नाम गुर्जर देश पड़ा, और चालुक्य और सोलंकी राजकाल के दौरान इसे गुर्जर रात्र कहा गया। तो आज के गुजरात का मूल नाम गुर्जर जाति से पड़ा है। हिमाचल प्रदेश, दोस्तों हिमाचल प्रदेश एक संस्कृत शब्द है जो हिम और अचल शब्द से मिलकर बना है, जहां पर हिम यानी कि बर्फ होता है और अचल यानी कि ढलान और पर्वत, मतलब कि बर्फ से ढके हुए पर्वतों की ढलान यानी कि हिमाचल प्रदेश। करीब 4वीं और 5वीं शताब्दी में कालिदास के कुमार संभव में स्पष्ट रूप से हिमाचल शब्द मिलता है, और इसके अलावा भी कई सारे पौराणिक ग्रंथों में हिमाचल शब्द लिखा हुआ है। लेकिन हिमाचल शब्द से भी अगर हम पीछे जाएं, तो हिमाचल प्रदेश की इस भूमि के कुछ प्राचीन नाम भी रहे हैं, जैसे कि शिवालिक क्षेत्र, त्रिगर्त, कुतुल देश या किरत प्रदेश। लेकिन आज इसे हिमाचल प्रदेश यानी कि बर्फ से ढके पर्वतों की ढलान वाला प्रदेश कहा जाता है। अगला है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका नाम बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उत्तर की भूमि यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी साल 1950 के दिन भारत के गणराज्य बनने से ठीक 2 दिन पहले दिया गया था। इससे पहले इस विस्तार का नाम यूनियन प्रोविंस था। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्राचीन भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है, और इसके अलग अलग हिस्सों के अलग अलग नाम विविध काल में बदलते रहे हैं। जैसे कि पहले इसे कौशल कहा जाता था, फिर करु, फिर व्रज, उसके बाद पांचाल, मिथिला, कौशांबी और श्रावस्ती भी कहा जाता था। और ये उस विस्तार के छोटे बड़े जनपद या महाजनपद हुआ करते थे। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों के दौरान इसे सूबाए औध यानी कि सूबाए अवध कहा गया, और इसके बाद ब्रिटिश स्टेट में यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। इसके बाद साल 1830 के बाद उत्तर प्रदेश के विस्तार को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस भी कहा गया, और साल 1902 के बाद इसे यूनियन टेरिटरी ऑफ आगरा एंड अवध कहा गया, और इसके बाद इसका नाम सिर्फ यूनियन प्रोविंस रख दिया गया। लेकिन देश के आजाद होने के बाद इसे हम आम भारतीय समझ सके ऐसा नाम यानी कि उत्तर प्रदेश दे दिया गया। उत्तराखंड, दोस्तों उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तर की भूमि को कहा जाता है, और उत्तराखंड का मतलब भी उत्तरी भूमि यानी कि द नॉर्थर्न लैंड होता है।
देश आजाद हुआ तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन 9 नवंबर साल 2000 के दिन इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग एक स्टेट घोषित किया गया। उस वक्त उसका नाम उत्तरांचल रखा गया और उसके बाद 1 जनवरी साल 2007 के दिन ऐतिहासिक रूप से इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड के कुछ प्राचीन नाम जैसे कि उत्तरांचल, गढ़वाल, कुमाऊं, केदारखंड और मानसखंड जैसे और नाम भी है। हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा का मतलब होता है हरि का निवास, यानी कि भगवान का निवास। संस्कृत में हरि भगवान विष्णु को कहा गया है और आयण यानी कि निवास स्थान। इस तरह हरि आयण से हरियाणा शब्द बना है। ये भूमि भारत के इतिहास और बहुत सारे प्राचीन युद्धों की साक्षी रही है। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र युद्ध यहीं पर ही लड़ा गया था और मनुस्मृति और वेदों में इसका जिक्र ब्राह्म्य व्रत के तौर पर मिलता है। कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर भी इसी क्षेत्र के विस्तार थे। गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, चौहान और दिल्ली सल्तनत के कई राजाओं ने यहाँ पर शासन किया और बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो इस प्रदेश को पंजाब प्रांत में विलीन कर दिया गया। लेकिन 1 नवंबर साल 1966 के दिन पंजाब से अलग होकर हरियाणा नाम का भारत का एक अलग स्टेट बना और आज इसे हरि के निवास स्थान के रूप में हरियाणा के नाम से लोग जानते हैं। पंजाब। दोस्तों, पंजाब नाम 5 नदियों के संगम से बना है, जहां पर पंज यानी 5 और आब यानी कि पानी या नदियां। इस तरह पंजाब 5 नदियों का स्टेट। इस 5 नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल है। पंजाब के कुछ पौराणिक नाम भी रहे हैं, जैसे कि सप्त सिंधु, और यूनानी लोग इसे पेंटापोटामिया कहते थे। हालांकि पंजाब भारत का बहुत ही बड़ा सूबा हुआ करता था, लेकिन साल 1947 में अंग्रेजों ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया और आज का भारत के हिस्से में जो पंजाब है उससे ज्यादा तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और केरला की बात करें तो केरला को लोग लैंड ऑफ कोकोनट ट्री भी कहते हैं। ये दरअसल दोस्तों एक कंफ्यूजन है और सच्चाई बिल्कुल नहीं है। वैसे कोकोनट को केरा शब्द से भी संबोधा जाता है और केरला में बहुत सारे कोकोनट के ट्री है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि केरल का मतलब द लैंड ऑफ कोकोनट ट्री हो। दोस्तों, केरल शब्द के मूल बहुत ही पुराने हैं। भारत के अशोका के शिलालेख पर 350 ईसा पूर्व से भी ज्यादा समय पहले केरल पुत्र का नाम आता है और यह सीधे तौर पर चेरा डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। चेरा राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था और केरल नाम को ज्यादातर विद्वान इस चेरा शब्द से ही जोड़ते हैं और संस्कृत, तमिल तथा प्राकृत के ग्रंथों में भी चेरा और केरल दोनों ही शब्द समान रूप से समानार्थी पाए गए हैं। शुरुआत में इसे चेरा भूमि कहा जाता था, बाद में चेरालम हुआ और उसके बाद केरालम और फिर अंततः केरला। लेकिन केरला शब्द का मतलब नारियल के पेड़ों की भूमि होता है, ये बस एक लोक मान्यता है। असल में इस शब्द के मूल इस लोक मान्यता से भी ज्यादा पुराने हैं। आंध्र प्रदेश। दोस्तों, केरला की तरह आंध्र प्रदेश में भी लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। कई सारे लोग ये मानते हैं कि आंध्र प्रदेश में आंध्र शब्द का मतलब साउथ होता है और प्रदेश यानी कि भूमि, मतलब कि दक्षिण की भूमि यानी आंध्र प्रदेश। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तेलुगु में साउथ को दक्षिणम कहा जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश भले ही थोड़ा दक्षिण में आया हो, लेकिन इसका मतलब दक्षिण की भूमि बिल्कुल नहीं होता है। असल में आंध्र शब्द प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जो एक जनजाति को संबोधित किया जाता था। पुराणों और महाभारत में भी आंध्र जनजाति का जिक्र है, मतलब कि इसका अर्थ दक्षिण नहीं है, लेकिन एक जनजाति का नाम है जो आज के तेलुगु भाषा के क्षेत्र में बसती है। तो सच्चाई ये है कि आंध्रा एक प्राचीन वैदिक कालीन समुदाय यानी कि जनजाति है और उनका प्रदेश, उनकी लैंड, इसलिए इस भूमि का नाम उस जनजाति से आंध्र प्रदेश रखा गया है। हालांकि सदियों पहले इस प्रदेश को आंध्र देश या आंध्र जनपद कहा जाता था। प्रदेश शब्द हाल ही में कुछ डेकेड्स पहले जुड़ा है। दिल्ली। दोस्तों, इतिहासकार और सर्वमान्य सिद्धांत यह कहता है कि दिल्ली का नाम राजा ढिल्लू से पड़ा है। करीब आज से 2000 साल से भी ज्यादा वक्त पहले यानी कि 50 ईसा पूर्व के आसपास इस जगह पर राजा ढिल्लू का शासन हुआ करता था और उस वक्त उन्होंने जहां पर आज पुरानी दिल्ली है वहां का नाम दिल्ली का रखा और समय के साथ ये दिल्ली का नाम दिल्ली के रूप में और फिर दिल्ली के रूप में परिवर्तित हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली शब्द फारसी दहलीज शब्द से आया है और जब बाहरी लोग भारत में आए तो दिल्ली को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, इस वजह से यहाँ का नाम दहलीज के ऊपर से दिल्ली पड़ा है। लेकिन ये सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, ना ही इसे कई लोग ऑथेंटिक मानते हैं।
सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत राजा ढिल्लू वाला है। हालांकि इसी जगह के आसपास हजारों साल पहले महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ नाम का शहर भी हुआ करता था, लेकिन इंद्रप्रस्थ आज की जो दिल्ली है एग्जैक्ट उस जगह पर नहीं था। वो जगह आज की दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक अलग जगह थी। इस तरीके से इंद्रप्रस्थ और आज की दिल्ली एक नहीं थे, लेकिन माना जाता है कि बाद में दोनों की बस्तियां समय के साथ उभरी और आज के आधुनिक दिल्ली ने इन दोनों ही जगहों को कवर अप कर दिया। राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान शब्द राजा और स्थान दोनों शब्दों से आया है, जहां पर राज का मतलब होता है राज यानी कि शासन और उसे करने वाला राजा, और स्थान मतलब की भूमि या जगह। ऐसे राजस्थान का मतलब होता है राजाओं की भूमि। राजस्थान के कुछ प्राचीन और मध्यकालीन नाम भी है, जैसे कि मारुभूमि, मरुस्थल, गुर्जर रात्र। ये शब्द तब प्रयोजित होता था जब गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्से एक हुआ करते थे। और इसके बाद राजपूताना। स्वतंत्रता के समय भी राजस्थान को राजपूताना ही कहते थे, लेकिन साल 1949 में जब रियासतों का विलय हुआ तो एक नया बड़ा राज्य बनाया गया और इस राज्य को राजस्थान नाम दिया गया, और तब से लेकर इस स्टेट को राजस्थान ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के स्थान से उसका मतलब बनाता है। मध्य का मतलब होता है बीच यानी कि केंद्र वाला, और प्रदेश यानी कि भाग या राज्य। इस तरह मध्य प्रदेश यानी कि बीचों बीच केंद्र का प्रदेश, और भारत के बीचों बीच जो राज्य मौजूद है उसे ही मध्य प्रदेश कहा जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश के प्रांतों के कुछ पुराने नाम भी रहे हैं, जैसे कि अवंती, दक्षिण कोसल, मालवा, विदिशा, माहिष्मती और दर्शान। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद साल 1950 से इसे मध्य प्रदेश कहा जाने लगा। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ साल 2000 में उस समय के भारत के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और छत्तीसगढ़ शब्द 36 किलो से आया है। जी हाँ, 36 का मतलब होता है 36 और गढ़ यानी कि किले। छत्तीसगढ़ में मुख्य 36 किले हैं और इन किलों के नाम से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। ये किले रतनपुर यानी कि पुरानी राजधानी और उसके आसपास की रियासतों से जुड़े हुए थे। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि पुराने काल में 36 से भी ज्यादा किले थे, लेकिन 36 एक प्रतीकात्मक संज्ञा बनाई गई है। बिहार। बिहार शब्द मूल रूप से विहार शब्द से आया है, और विहार का मतलब होता है मठ या आश्रम। बहुत समय पहले वहां पर बौद्ध शिक्षा स्थान या मठ या आश्रम हुआ करते थे, और इन विहारों से उस प्रदेश का नाम बना विहार और बाद में हो गया बिहार। क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल के आज भी कई सारे लोग व को ब के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। बिहार के कुछ प्राचीन नामों में मगध नाम भी रहा है, जब यह प्रदेश मगध साम्राज्य के अधीन था और राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। ब्रिटिश काल में बिहार का पूरा विस्तार बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। इसके बाद साल 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार प्रदेश को अलग कर दिया गया, और इस बिहार में आज का बिहार और उड़ीसा भी आता था। साल 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और साल 1947 के बाद बिहार ऑफिशियली स्वतंत्र भारत का एक स्टेट बना, जिसमें झारखंड भी शामिल था। लेकिन साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ, और आज का बिहार अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर और विहार शब्द से जुड़े नाम की वजह से जाना जाता है। महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र नाम की ओरिजिन के पीछे मुख्य रूप से 3 सिद्धांत पाए जाते हैं, जिसमें एक है महारथी सिद्धांत। कुछ विद्वान मानते हैं कि महाराष्ट्र शब्द महारथी यानी कि महान योद्धाओं से निकला है, जिससे इसका अर्थ महाराष्ट्र होता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि यह शब्द महा प्लस राष्ट्र से आया है, मतलब कि एक महान और बड़ा प्रदेश। तो तीसरा सिद्धांत है मराठा सिद्धांत, जिसमें कई विद्वान मानते हैं मराठा वहां की जाति है और उनका ये राज्य इस रूप में इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। वैसे सबसे मान्य सिद्धांत मराठा सिद्धांत ही है। महाराष्ट्र के कुछ पुराने नामों में दक्कन, प्रतिष्ठान, उपरांत, विदर्भ और कोकण जैसे नाम भी शामिल है। ब्रिटिश काल के दौरान ये पूरा प्रदेश बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्वतंत्रता के बाद भी रही और ये पूरा हिस्सा आज के महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर बनता था। लेकिन 1 मई साल 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग अलग स्टेट बन गए और साल 1960 के बाद इस स्टेट का नाम ऑफिशियली महाराष्ट्र हो गया। चलो अब जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे 7 ब्यूटीफुल स्टेट्स यानी कि 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में, जिसमें से एक राज्य है असम। असम नाम सबसे पहले अहोम डेस्टिनी से आया है।
यानी कि यहाँ पर ताई अहोम नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था जो 13वीं शताब्दी के आसपास हुई है। और माना जाता है कि उस अहोम साम्राज्य के ऊपर से इस जगह का नाम अहोम हुआ, फिर इस अहोम को बाद में आसाम कर दिया गया और फिर असम हुआ। लेकिन एक और सिद्धांत ये भी कहता है कि असम शब्द यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी दर्शाता है, जिसमें कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये शब्द संस्कृत असम यानी कि असमान यानी कि उबड़ खाबड़ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये भूमि ब्रह्मपुत्रा घाटी के चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। अब अहोम साम्राज्य तो 13वीं सदी के आसपास हुआ, लेकिन 13वीं शताब्दी से भी पहले के समय में अगर हम जाए तो करीब 4वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इस जगह को कामरूप देश कहते थे, और 4वीं या 3री शताब्दी से भी पहले इस जगह को प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहते थे। अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ये शब्द 3 शब्द यानी कि अरुण, अचल और प्रदेश से मिलकर बना है, जिसमें अरुण यानी कि सूर्य, अचल यानी कि पर्वत और प्रदेश यानी कि भूमि या विस्तार। ऐसे इसका पूरा मतलब होता है सूर्योदय का पर्वतीय प्रदेश, या जहां पर सूरज सबसे पहले उगता है। और ये बात सच है क्योंकि ये हमारे देश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जहां पर सूरज की किरणें पूरे देश में सबसे पहले पड़ती है। महाभारत काल में इस जगह को प्रभु पर्वत और बाद में इसे प्राग्ञ ज्योतिषपुर भी कहा जाता था, क्योंकि यह कामरूप देश का ही हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश राज में इस जगह को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट कहा गया, और फिर बाद में ब्रिटिश राज में ही इस जगह को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा गया, यानी कि निफा। लेकिन बाद में 1972 के बाद इस जगह का नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। मणिपुर, मणि यानी कि रत्न या कीमती पत्थर और पुर यानी कि नगर या भूमि। ऐसे मणिपुर मतलब कि रत्नों की भूमि या रत्नों की जमीन। मणिपुर का बहुत ही पुराना इतिहास देखें तो तब भी इसे रत्न भूमि या मणिपुर कहा जाता था। ब्रिटिश काल में यह जगह ब्रिटिश इंडिया राज के प्रिंसली स्टेट में आती थी, लेकिन बाद में फिर से इसे अपना पुराना नाम मणिपुर मिल गया। मेघालय, मेघालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहां पर मेघ यानी कि बादल और आलय यानी कि घर या निवास स्थान, मतलब कि बादलों का घर, जिसे मेघालय कहते हैं। और ये यथार्थ भी है क्योंकि इस भूमि पर भारत की लगभग सबसे ज्यादा बारिश होती है और यहाँ पर बड़े बड़े बादल मंडराते रहते हैं। मिजोरम, मिजोरम में मेजो यहाँ की मुख्य जनजाति या समुदाय है, और वहाँ की भाषा में रम यानी कि भूमि या देश होता है, मतलब कि मिजोरम यानी कि मेजो लोगों की भूमि। बहुत ही पुराने काल में इसे किरत देश कहा जाता था, जहाँ पर पर्वतीय और वनवासी जनजातियां रहती थी। नागालैंड, दोस्तों मिजोरम की तरह नागालैंड भी वहां की जनजाति को रिप्रेजेंट करता है। नागा यहाँ की प्रमुख जनजाति है, जिसमें एओ, अंगामी, सेमा, लोठा, कन्याक आदि कुल मिलाकर 16 नागा जनजातियां हैं। और लैंड यानी कि भूमि, नागालैंड यानी कि नागा लोगों की भूमि। त्रिपुरा, त्रिपुरा स्टेट के नाम में ये त्रिपुरा शब्द कहां से आया, उस पर मुख्य 3 थियरीज है। एक है 3 नगर, जिसमें त्रि यानी कि 3, पुर यानी कि नगर, 3 नगर। लेकिन दूसरी थियरी ये कहती है कि ये शब्द त्रिपुरेश्वरी देवी से आया है। यहाँ की माता त्रिपुरेश्वरी यानी कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है, और देवी को राज्य की आराध्य देवी भी माना जाता है, जिससे इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। और ज्यादातर इतिहासकार त्रिपुरा शब्द का उद्गम त्रिपुरेश्वरी देवी ही बताते हैं। सिक्किम, सिक्किम शब्द 2 शब्द सु और खिम से बना है, जिसमें सु का मतलब होता है नया या महान, और खिम यानी कि घर या महल, मतलब कि इसका अर्थ होता है नया महल या महान महल। यहाँ के लोकल लोगों को लोपचा लोग कहते हैं। गोवा, दोस्तों भारत के प्राचीन ग्रंथों में और संस्कृत भाषा के कई पुस्तकों में ये जानकारी मिली है कि गोवा शब्द गोमंतक से आया है। प्राचीन काल में गोवा को गोमंतक कहा जाता था, जहाँ पर गो यानी कि गाय और मंतक यानी कि भूमि, मतलब कि गायों की भूमि। साथ ही इस भूमि पर एक प्रमुख नगर भी था जिसे गोपटपट्टन कहते थे। अब गोमंतक नाम की इस पूरी भूमि या जगह को समय के साथ गोपक कहा जाने लगा, और ये गोपक सदियों बाद हो गया गवेम, गोवेम और गवे। जब पोर्टुगीज यहाँ पर साल 1510 से शासन करने लगे तो उन्हें गोवा का गवेम और गवे नाम पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ही छोटे नाम थे। पोर्टुगीजों ने गवे नाम अपनाया और उसके बाद समय के साथ अपनी भाषा में गवे को गोवा कहने लगे, और तब से यहाँ का आधुनिक नाम हो गया गोवा, और यही नाम बाद में यूरोप और दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद साल 1961 में भारत सरकार ने पोर्टुगीज से गोवा को आजाद करवाया। गोवा के साथ गुजरात के पास बसे दीव और दमन को भी आजाद करवाया,
और इसीलिए गोवा में 2 इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं, जिसमें एक है 15 अगस्त और दूसरा है 19 दिसंबर, क्योंकि 19 दिसंबर साल 1961 के दिन ही गोवा पोर्टुगल से आजाद हुआ था। और 19 दिसंबर के दिन को गोवा मुक्ति दिवस कहा जाता है। कर्नाटक। कर्नाटक शब्द 2 शब्दों से यानी कि कर और नाड़ू से मिलकर बना है, जहां पर करु यानी कि ऊंची और नाड़ू का मतलब भूमि या मिट्टी होता है। मतलब कि जो ऊंचे पठारों वाली भूमि है उसे कर्नाटक कहा जाता है। इतिहास में कर्नाटक पर चालुक्य, राष्ट्रकूटा, होयसला, विजय साम्राज्य और विजयनगर जैसे बड़े साम्राज्यों ने राज किया है। हालांकि इन साम्राज्यों के जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो अलग अलग राजाओं की डायनेस्टी है, लेकिन ये पूरा प्रदेश तो भारत भूमि का ही हिस्सा था। ब्रिटिश राज्य में कर्नाटक मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा और उसके बाद इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बांट दिया गया। और स्वतंत्रता के बाद साल 1950 में आधिकारिक रूप से इसे उस वक्त मैसूर राज्य कहा गया। लेकिन 1 नवंबर साल 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भाषा के आधार पर इसका पुनर्गठन हुआ। हालांकि साल 1956 के बाद भी इसका नाम मैसूर राज्य ही था, लेकिन साल 1976 के बाद इसे फिर से अपना प्राचीन नाम दे दिया गया, यानी कि कर्नाटक। तेलंगाना। तेलंगाना शब्द तेलुगुओं से आया है, मतलब कि तेलुगु लोगों की भूमि यानी कि तेलंगाना। लेकिन ये तेलुगु शब्द कहा जाता है कि 3 लिंग से आया है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर 3 महान शिव मंदिर थे, जिसमें एक थे कलेश्वरम, दूसरे द्राक्षाराम और तीसरे थे श्रीशैलम। और वही त्रिलिंगों से उत्पन्न हुआ वो मूल शब्द तेलुगु से भी जुड़ा हुआ है और तेलुगु से ही तेलंगाना राज्य का नाम पड़ा। तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल शब्द तमिल भाषा और तमिल लोगों से जुड़ा हुआ है और नाडु यानी कि प्रदेश या भूमि। ऐसे तमिलनाडु यानी कि तमिल भाषावासी तमिल लोगों की भूमि। अगर हम इतिहास में बहुत पीछे जाए तो 200 ईसा पूर्व यानी कि आज से करीब 2200 साल पहले हमें तमिजगम शब्द मिलता है और ये शब्द आज के तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से के तमिल भाषिक क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था। और यहाँ के प्राचीन वंशज चोला, पांड्या, चेराज और पल्लवाज रहे हैं। जब अंग्रेज यहाँ थे तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और ये नाम बस आधिकारिक ही था, प्रशासनीय ही था। तमिल पहचान से इस शब्द का कोई खास लेना देना नहीं था और स्वतंत्रता के बाद साल 1950 के बाद इसे मद्रास स्टेट घोषित कर दिया गया। लेकिन तमिल जनता चाहती थी कि उनका राज्य उनकी भाषा और संस्कृति को दर्शाता हो और आंदोलनों और मांग के बाद साल 1969 में आधिकारिक रूप से इसे बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, बंगाल शब्द बंग जनजाति और बंग नाम के प्रदेश से निकला है और पश्चिम यानी कि पश्चिम का हिस्सा। हालांकि इसको पहले सिर्फ बंगाल ही कहा जाता था। महाभारत, रामायण और पुराणों में भी इस जगह को वंग या बंग कहा गया है, जो यहाँ की वंग यानी कि बंग जनजाति को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि बंगाल नाम का मूल है वहां की बंग जनजाति। अंग्रेजों के टाइम में इस जगह को बंगाल प्रेसिडेंसी कहा गया, जहां पर आज का हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पूरा मिलकर बना था। लेकिन साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहली बार बंगाल का विभाजन किया, जहां पर हमारे ही देश में एक स्टेट के 2 हिस्से हुए, जिसमें एक हुआ पूर्व बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। पूर्व बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल हमारा राज्य। लेकिन साल 1911 में भारी विरोध के बाद इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। लेकिन ये नाम ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल लोक मान्यता में प्रचलित हो गए और साल 1947 के बाद पश्चिम बंगाल हमारे हिस्से में आया और पूर्व बंगाल पाकिस्तान की तरफ चला गया। उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा शब्द ओड्र से निकला है। ओड्र भी यहाँ की जनजाति थी। पुराने इतिहास में भी यहाँ के लिए ओड्र और अड्र शब्द का उल्लेख है। अशोका के शिलालेख और कलिंग युद्ध में भी इस जगह का जिक्र है और इस तरह यहाँ की ओड्र जनजाति से ओडिशा शब्द पड़ा है। इस ओड्र जनजाति को बाद में ओडिया कहा जाने लगा और ओडिया जनजाति का देश यानी कि उड़ीसा, इस तरीके से यहाँ का नाम ओडिशा हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, अंडमान शब्द के मूल हनुमान से है, जो शब्द हनुमान से निकला है। पहले हनुमान शब्द से प्राचीन इस शब्द को बाद में मलय और बर्मी नाविकों ने इसे लेटर ऑन हनुमान और अंडमान कर दिया। निकोबार की बात करें तो निकोबार मूलतः तमिल शब्द है और प्राचीन तमिल नाविक उस वक्त इस द्वीप को कहते थे नकवर। नकवर का मतलब नग्न द्वीप होता है
और नकवर शब्द इसलिए मिला था क्योंकि वहां पर बसने वाली उस समय की आदिवासी जनजातियां अपने शरीर पर खासकर कोई वस्त्र नहीं पहनती थी, जिस वजह से उस द्वीप पर रहने वाले लोगों को नग्न जनजाति कहा गया, जिसका शब्द बना नकवर, और ये नकवर बाद में निकोबार हो गया। लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्ष्य का मतलब होता है 1 लाख और द्वीप यानी कि समूह, यानी कि 1 लाख छोटे बड़े द्वीपों का समूह मतलब लक्षद्वीप। हालांकि आज इस जगह पर द्वीपों की संख्या सिर्फ 36 ही है, लेकिन भारतीय परंपरा में लक्ष्य का मतलब बहुत अधिक या असंख्य भी होता है, इसलिए यह नाम प्रतीकात्मक रूप से असंख्य द्वीपों का समूह ऐसे लक्षद्वीप पड़ गया। पांडुचेरी। पांडुचेरी शब्द पुंडु और चेरी से मिलकर बना है। पुंडु ये तमिल शब्द है और तमिल में पुंडु का मतलब होता है नया, और चेरी यानी कि बस्ती या नगर, मतलब कि पांडुचेरी यानी कि नया नगर। प्राचीन समय में ये जगह चोला, पांड्यास और फिर विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा थी। साल 1674 में यहाँ पर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित गई और ये जगह फ्रांस लोगों के ताबे में चली गई। यहाँ पर सन 1954 तक फ्रांसीसी लोगों ने राज किया और इसे औपचारिक रूप से 1962 में स्वतंत्र कर दिया गया, और 1962 से ये जगह फिर से भारत भूमि का हिस्सा बन गई। ये जगह आज भारत के केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर भी गोवा की तरह 2-2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, 15 अगस्त और 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर साल 1954 के दिन भारत और फ्रांस के बीच समझौते के बाद पांडुचेरी भारत में शामिल हुआ था। लेकिन इस जगह का कानूनन हिस्सा भारत को 16 अगस्त साल 1962 के दिन मिला था, इसलिए यहाँ 16 अगस्त का भी इतना ही महत्व है। जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, जम्मू नाम की उत्पत्ति प्राचीन शब्द जम्बूपुर या जम्बूवन से पड़ी है। करीब 14 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में राजा जम्बूलोचन ने यहाँ पर तवी नदी के किनारे एक नगर बसाया, जिसका नाम दिया गया जम्बूपुर, और यहाँ पर बहुत सारे वृक्षों का एक वन भी था, जिसलिए इसे जम्बू वन भी कहा गया, और बाद में ये जम्बू शब्द जम्मू हो गया, और इतने लंबे इतिहास के बाद जम्बू शब्द का अपभ्रंश जम्मू हो गया। हालांकि शब्द में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, और ऐसे जम्मू शब्द जम्बूपुर से आया है। कश्मीर की बात करें तो यह शब्द ऋषि कश्यप से आया है, क्योंकि कश्मीर घाटी आज जिस जगह पर पड़ी है उस घाटी पर छोटे छोटे कबीले और गांव ऋषि कश्यप ने ही बसाए थे। बाद में इस जगह को उनके नाम से कश्यप मीर कहा गया, और कश्यप मीर धीरे धीरे कश्मीर बन गया। लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख शब्द तिब्बती भाषा का है, जहां पर ला मतलब कि दर्रा या पास होता है, और दाख यानी कि बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे दर्रों की भूमि, लैंड ऑफ हाई पासिस, जिससे ही यह शब्द बना है लद्दाख। दादरा और नगर हवेली। ये शब्द गुजराती और मराठी शब्द का मिला जुला शब्द है। गुजराती और मराठी बोली में दादरा का मतलब छोटा गांव या छोटी बस्ती होता है, और नगर हवेली यानी कि नगर या शहर। दादरा और नगर हवेली साल 1779 से पहले मराठा साम्राज्य के अंडर में आती थी, लेकिन बाद में ये पोर्टुगल के हस्तक चली गई, और देश आजाद होने के बाद भी यहाँ पर पोर्टुगल का शासन रहा। लेकिन साल 1954 में दादरा और नगर हवेली जगह के लोकल स्वतंत्रता संग्रामियों ने पोर्टुगीजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया, और आखिरकार साल 1961 में भारत सरकार ने इस जगह को पोर्टुगल से आजाद करवाया और भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। दीव और दमन। दोस्तों, दीव और दमन ये दोनों ही अलग अलग जगह है, लेकिन दोनों पर ही गुजरात का इन्फ्लुएंस है। दीव गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के साउथ में पड़ता है, जबकि दमन साउथर्न गुजरात में सूरत के पास आया हुआ है। दमन शब्द मूलतः प्योर संस्कृत शब्द ही है, जिसका मतलब होता है वश करना या नियंत्रित करना, और दीव जो शब्द है वो भी एक संस्कृत शब्द द्वीप से आया है। द्वीप का मतलब होता है आइसलैंड, और द्वीप से इस शब्द को बाद में पोर्टुगीज के अधीन जाने के बाद दीव कहा गया। दमन और दीव दोनों पर ही पोर्टुगीजों का शासन था, और इसे भी भारत सरकार ने साल 1961 में गोवा के साथ पोर्टुगीजों से आजाद करवा लिया। चंडीगढ़। चंडीगढ़ शब्द माता चंडी यानी कि देवी दुर्गा से आया है, जहां पर मां चंडी देवी दुर्गा का किला यानी कि उनका गढ़ यानी कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पास पंचकुला यानी कि हरियाणा में आज भी एक प्रसिद्ध चंडी देवी का मंदिर है, और इस मंदिर को प्राचीन काल में छोटा गढ़ भी कहा जाता था, और चंडी का गढ़ भी। देश आजाद हुआ उससे पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी, लेकिन आजादी के बाद लाहौर पाकिस्तान के हस्ते चला गया। इसके बाद पंजाब में नई राजधानी सिलेक्ट करने की जरूरत थी, और तब की सरकार ने एक नया प्लान्ड शहर बनाने की ही सोची।
मतलब कि पंजाब की नई राजधानी कोई पुराना शहर या गांव को नहीं बनाया गया, लेकिन एक डेवलप्ड सेक्टर वाइज बड़े बड़े रोड वाली एक ग्रीन सिटी बनाई गई, और जिसका नाम उसके पास मौजूद चंडी माता के मंदिर के नाम पर से चंडीगढ़ रख दिया गया। उस वक्त हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो चंडीगढ़ को हरियाणा की भी राजधानी बना दिया गया। झारखंड। दोस्तों, झारखंड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें झार का मतलब जंगल या वन और खंड का मतलब होता है क्षेत्र या प्रदेश। ऐसे जंगल का प्रदेश यानी झारखंड। झारखंड के पुराने नामों में शामिल है कुकररण्य, नगपुरिया, छोटा नागपुर और वनांचल। साल 2000 से पहले झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था और इसे दक्षिण बिहार कहा जाता था, लेकिन 15 नवंबर साल 2000 के दिन झारखंड को बिहार से अलग एक स्टेट घोषित कर दिया गया और उसे नाम मिला झारखंड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इनमें से आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो भी हमें बताएं। देखते हैं हमारी ऑडियंस सबसे ज्यादा किन राज्यों से है। एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।